गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर फिफ्थ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में प्लेटो पर एकाग्र किए हुए हैं और उसके साम्यवाद की बात हमने कल से शुरू की थी। कल मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाई थी कि ये विचार भी उसका मौलिक विचार नहीं था। उसने उस समय यूनान क्षेत्र में कुछ नगर राज्यों में चल रही शासन व्यवस्था की किसी अच्छाई को उठाया था और उसमें एथेंस के मुताबिक और अपने आदर्श राज्य के मार्ग को आसान करने के उद्देश्य से कुछ बदलाव किए थे और इसमें उसने संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, ये दो चीज़ें शामिल की थी। मैंने कल आपको बताया था कि उसका ये जो साम्यवाद है, हालांकि ध्यान रखिएगा प्लेटो के समय साम्यवाद शब्द चलन में नहीं है। ये हमने या जिन लोगों ने उसके विचारों को विश्लेषित किया है, ग्रीक फिलॉसफी पर काम किया है, उन्होंने इसको ये शब्द दिया है। प्लेटो के मूल दर्शन में ये शब्द का प्रयोग नहीं है। अब कल हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी थी कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ से प्रेरणा के रूप में प्राप्त की है। आज बात करेंगे उसके संपत्ति संबंधी साम्यवाद की। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। एक बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिएगा, वो जिस आदर्श राज्य की प्राप्ति करना चाहता है उसकी तीन सीढ़ियां हैं। पहली उसका न्याय, दूसरी उसकी शिक्षा प्रणाली और तीसरी ये उसका साम्यवाद संबंधी विचार। इन पर चलकर ही वो आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है। दो सीढ़ियां हम देख चुके हैं, यानी उसका न्याय और उसकी शिक्षा व्यवस्था। साम्यवाद का पृष्ठभूमि हमने कल देखी थी। आज बात करते हैं उसके साम्यवाद के पहले चरण यानी संपत्ति के साम्यवाद की। संपत्ति का या प्रॉपर्टी का आपके जीवन में क्या रोल या क्या भूमिका होती है? आप जब खुद को विश्लेषित करेंगे ना, तो इस तथ्य को समझ जाएंगे कि जो प्लेटो की मान्यता थी, संपत्ति आपको स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है। ये पांच जो नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है। और उसका जो प्रशासक वर्ग है, यानी दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग, यदि उसमें ये अवगुण आ गए तो वो अपने आदर्श राज्य की स्थापना कभी नहीं कर सकता। ये जो पांच गुण हैं, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मनुष्य की अंतरात्मा में विवेक, शुद्धा और शौर्य, ये तीन तत्व होते हैं। जिनकी प्रधानता होती है वही कार्य उस व्यक्ति को करना चाहिए, यही उसका न्याय है। लेकिन ये जो बाह्य तत्व हैं, संपत्ति व्यक्ति को पथभ्रष्ट करने का सबसे प्रबल माध्यम प्लेटो ने मानी है। और आप देखिए, ईसा से 2500 वर्ष पहले जो बात कह रहा है, आज भी आप देखें राजनीतिक क्षेत्र में जितने स्कैम आप संपत्ति के देखते हैं, धन संपदा को देखकर देखते हैं, उतने आप किसी और क्षेत्र में नहीं पाएंगे। और इस बात की कल्पना वो ईसा से, यानी बिफोर क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं, 2500 वर्ष पहले कर रहा है। वो इस बात को जानता है कि यदि उसका अभिभावक वर्ग, क्योंकि
संविधान नहीं है उस वक्त। आप लोगों ने बीए पार्ट सेकंड में संविधानवाद पढ़ा है, ऑनर्स के बच्चे भी इस बात को जानते हैं। संविधानवाद एक सीमित सरकार की स्थापना करता है, संविधान सरकार पर अंकुश लगाता है, शासन के नियम कायदे कानून तय करता है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय संविधान के प्रावधान नहीं है। हाँ, नियम कायदे कानून हैं, पर वो ब्रिटिश संविधान की तरह परंपराओं के रूप में हैं। उनको मानने के लिए शासक बाध्य नहीं है। और प्लेटो अपने इस अभिभावक वर्ग को या संरक्षक वर्ग को वो सारे अधिकार दे रहा है शासन करने के, जो लिखित नहीं हैं, केवल नैतिक हैं। अब इसको आप यूं समझिए कि जब उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, और यदि उसे संपत्ति का अधिकार दे दिया जाए तो अनियंत्रित शक्ति, और यदि व्यक्ति के पास यदि ये 5 दुर्गुण मौजूद हैं जो मैंने आपको शुरुआत में गिनाए, तो वो क्या नहीं कर देगा। तभी देखिए वो 50 बरस तक की उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, ताकि आंतरिक रूप से आप इतने दृढ़ हों, इतने मजबूत हों कि कोई भी बाह्य आकर्षण आपकी इस संपत्ति की लालसा को उठा ना पाए। दूसरा, यदि आपके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, आप उससे निरपेक्ष होंगे, निर्लिप्त होंगे, तो शासन प्रक्रिया में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। तीसरा, लालसा। आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी जो उपदेश देती हैं, संपत्ति की लालसा तो अनियंत्रित है, अकूत है, कोई नियंत्रण नहीं है इस पर। आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये कई बार उम्रें बीत जाती हैं, पर यह लालसा शांत नहीं होती। जैसे भारतीय दर्शन की हम बात करें, भर्तृहरि एक प्राचीन विद्वान हुए हैं, उनकी पुस्तक है नीति शतक। उसके एक श्लोक का अनुवाद मैं आपके सामने करता हूं, तो आप इस प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। भर्तृहरि कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, उन्हें भोग रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि इच्छाएं हमें भोग रही होती हैं। संपत्ति के प्रति, यौवन के प्रति आपके आकर्षण की कोई सीमा नहीं होती, तो समाप्त कहाँ होंगे। और ये जो मैंने आपको शुरुआत में 5 बातें बताई जो प्लेटो की मुख्य चिंतन का आधार है, यानी स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता, ये आपको छोटा करती हैं, ऊंचा नहीं उठाती। यदि आप इनसे ऊपर उठते हैं तो आप दार्शनिक, राजा और प्रशासक वर्ग में शामिल होने के योग्य हैं। लेकिन यदि आप इनमें घिर गए तो फिर आप में और उत्पादक वर्ग में कोई अंतर नहीं बचा। लेकिन अब सवाल नंबर 2 आता है जो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, और मैं समझता हूं आ रहा होगा। वो ये कि यदि दार्शनिक वर्ग के पास सब चीज़ें नहीं होंगी, ये संरक्षक वर्ग के पास, तो जीवन यापन कैसे करेगा भाई। भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य कुछ सहूलियतें तो उसको भी चाहिए। लेकिन यहाँ प्लेटो कहता है कि उत्पादक वर्ग इस संरक्षक वर्ग को अपने उत्पादन में से वस्तुओं के रूप में, धन या संपदा के रूप में नहीं, वस्तुओं के रूप में वो न्यूनतम हिस्सा देगा जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इनके पास बहुत ऐश्वर्य से संपन्न निवास नहीं होंगे, सामान्य घर होंगे, ये सामान्य भोजनालयों में भोजन करेंगे। वो सुविधाएं उनको उत्पादक वर्ग उत्पन्न कराएगा जिसका कि वो सामूहिक उपयोग करेंगे, व्यक्तिगत नहीं, जिसका वो सामूहिक प्रयोग करेंगे। इसके माध्यम से प्लेटो अपने इस दार्शनिक वर्ग को संपत्ति से मुक्त रखता है, क्योंकि उसकी मान्यता ये है कि यदि संपत्ति के प्रति उसने उसे मुक्त कर दिया तो वो
एक अच्छे शासक के स्थान पर बुरे शासक ज़्यादा सामान्य तरीके से साबित हो सकते हैं, और वो इस चीज़ से मुक्ति पाना चाहता है। मैंने आपको पहले कई बार कहा है, और जब तक प्लेटो चलेगा और आगे भी एक मेरे व्याख्यानों के अंदर इस उक्ति को आप देखेंगे, सुकरात को दिया गया मृत्युदंड उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और उस प्रणाली ने, जिसने सुकरात को सजाए मौत दी थी, अपने आप को लोकतंत्र कहा था कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए वो शासक वर्ग को आंतरिक और बाह्य, आंतरिक प्रलोभनों से वो दूर करता है शिक्षा और न्याय के माध्यम से, और बाह्य प्रलोभन वो दूर करता है संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद के माध्यम से। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके इस संपत्ति के साम्यवाद का सबसे कटु आलोचक उसका प्रिय शिष्य है अरस्तु। ये बात हम अपने आगे के लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।